गरीब के घर आया कांच का रसोई का सामान। सरिता जी, आप तो इस बार काफी अच्छी कांच की कटोरियां और प्लेट्स लेकर आई हैं। जैसे मैंने आपको कहा था बिल्कुल वैसे ही डिजाइन है इस पर। इन्हें पैक कर दीजिए और कुछ नई डिजाइन के ग्लास भी दिखाइए। ये देखिए, नया डिजाइन आया है मार्केट में। हर जगह तो ये आपको 500 रुपए से कम में नहीं मिलेंगे। सिर्फ मैं ही इन्हें 300 रुपए में बेच रही हूँ। ये तो काफी सुंदर डिजाइन है। ऐसा ही डिजाइन का मैंने ऑनलाइन देखा था, वहां तो ये 400 रुपए के थे। इसे भी पैक कर दीजिए और ये लीजिए आपके पैसे। देख रही हो कोमल, जो औरत कल तक हमारे घर से बर्तन मांग कर ले जाती थी, आज वही कैसे कांच के बर्तन बेच रही है और नोट पर नोट छाप रही है। अपने मोहल्ले के आधे से ज्यादा लोग इस सरिता के पास से ही कांच के बर्तन खरीदते हैं और ना जाने कहां से इसके पास इतना पैसा आया कि ये सभी कांच के बर्तन बनाकर बेच रही है। कल तो इसके पास ठीक से 4 प्लेट भी नहीं थी। पूरा परिवार एक ही प्लेट में जानवरों की तरह खाना खाता था। दुनिया में एक दूसरे की कामयाबी से जलने वाले लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ऐसे ही कुछ नजारा हम इन लोगों के बीच में भी देख रहे हैं। लेकिन अगर आखिरकार सच में सरिता इतनी ज्यादा गरीब है कि उसके परिवार में ढंग से खाना खाने के लिए 4 प्लेट भी नहीं है, तो आज आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि सरिता के साथ जो आज वो खुद कांच के बर्तन बेचकर पैसा कमा रही थी। आइए सरिता की इस कामयाबी को जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे बहू, 6 बजे से खाना बनाने में लगी हुई, अभी तक तेरी दाल रोटी सब्जी बनकर तैयार नहीं हुई क्या? कब से दोनों बच्चे खाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। भुवन के भी आने का समय हो गया है। क्या करूं माँ जी, गिनती के 4 बर्तन तो हैं, चारों में ही खाना पकाना पड़ता है, समय तो लगेगा ना। ये तो है बहू, अब तुझे क्या ही बोलूं। एक काम कर, जब तक सब्जी बन रही तब तक चावल साफ कर ले, मैं अभी आटा गूंथ लेती हूँ। सरिता के घर में गिनकर 2 पतीले, 1 तवा, 1 बड़ी प्लेट, 1 गिलास और 2 चम्मच थे। इन 6-7 बर्तन के अलावा सरिता की रसोई में एक भी बर्तन नहीं था। माँ देखो ना, इस मोनू ने मेरे हिस्से का आलू ले लिया। वो बड़ा वाला आलू मेरा था। तूने भी तो मेरे हिस्से का अचार लिया। मैंने तुझे कुछ थोड़ी ना बोला। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करोगे और किस तरह से पूरे हाथ पर खाना लगाकर खा रहे हो? जितना मुंह में नहीं जा रहा है उतना तो तुम जमीन पर गिरा रहे हो। तमीज से खाओ। अरे शोभा बेटा, क्यों चिल्ला रही है दोनों बच्चों पर? एक प्लेट में खाएंगे तो छीना झपटी भी तो होगी ही ना। एक काम कर, पहले इन दोनों को खाने दे, फिर बाद में हम बड़े खा लेंगे। एक ही प्लेट होने की वजह से जब भी सब साथ में बैठकर खाना खाते तो लोगों में खाने को लेकर जरूर बहस होती, और अगर 2 के खाने तक बाकी इंतजार करते तो भूख से उनकी हालत खराब होती। ये आपके हाथ पर क्या हुआ? तुम तो जानती हो कि कांच की फैक्ट्री में काम करता हूँ। अब ऐसी जगह छोटी मोटी चोट लगना तो आम बात है। अच्छा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, 2 दिन बाद बरेली वाली चाची आ रही हैं अपने बच्चों के साथ। क्या करें अब? जितनी खाने को लेकर फिक्र नहीं है उससे ज्यादा तो बर्तन को लेकर फिक्र हो रही है। एक ही प्लेट में घर में सबको एक प्लेट में कैसे खाना देंगे? आजकल तो बर्तन में इतने महंगे हो गए हैं। उस दिन मैंने दुकान पर एक प्लेट देखी थी, पूछने पर पता चला एक प्लेट 60 रुपए की है। बताओ ये भी कैसी महंगाई हुई। अरे कम से कम बर्तन तो सस्ते रखो। बर्तन ही इतने महंगे होंगे तो गरीब पकाएगा किसमें? मैं एक बार पड़ोस वाली कोमल से पूछ कर आती हूँ। सरिता अपनी पड़ोसन कोमल के घर जाकर उसे 3-4 दिन के लिए उसके कुछ बर्तन मांगती है, जिसे सुन। बर्तन तो तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरे बर्तन का अच्छे से ख्याल रखना। वो क्या है ना, हम अपने घर के सारे बर्तन ऑनलाइन बाहर से मंगवाते हैं। अगर एक भी टूटा या किसी पर भी क्रैक आया तो तुम्हें पैसे भरने पड़ेंगे। और वैसे क्या तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम कुछ बर्तन ले लो? अरे बर्तन आते ही कितने महंगे हैं। कब तक अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग कर अपने मेहमानों को उसमें खाना खिलाओगी? कोमल की ऐसी ताने भरी बात सुनकर सरिता को काफी बुरा लगता है, लेकिन बेचारी सरिता कोमल से कुछ नहीं कहती और बर्तन लेकर घर आ जाती है। अब जब सरिता के घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें उन्हीं बर्तनों में खाना खिलाती है। रोटी सब्जी बनाने से अच्छा है आज खिचड़ी बना लेती हूँ। एक ही बर्तन में बन जाएगी और सब खा भी लेंगे। बर्तनों की कमी से सरिता परेशान होकर अब एक ही पतीले में खिचड़ी बनाने लगती है। तभी सरिता जैसे ही पास में रखी मिर्च की पन्नी को उठाकर खोलती है तो एकदम से उसका हल्का सा पाउडर सरिता की आंख में लग जाता है और उसकी आंखें काफी जलने लगती हैं। कितनी जल रहा है, पानी कहाँ है? सरिता जल्दी से आंगन में जाती है और पानी से मुंह धोने लगती है। बर्तन तक दूर सरिता के घर में मिर्च मसाले रखने के लिए भी डिब्बे नहीं थे। आटा, मिर्च, मसाले सब कुछ सरिता पन्नियों में ही रखा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज सरिता के घर बाहर एक मदारी बच्चों को बंदर बंदरिया का खेल दिखा रहा था। तभी प्यास के मारे मदारी सरिता के पास आता है। बहन जी, बहुत प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला दीजिए।
भाई साहब, किससे पानी मांग रहे हो? इसके घर में तो खुद के परिवार के पानी पीने के लिए ग्लास नहीं है, ये दूसरों को क्या पानी पिलाएगी? आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पूनम की बात से सरिता सभी लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाती है और अपने घर के अंदर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सरिता पास की मंडी से सब्जियां लेने के लिए गई होती है कि तभी आते हुए उसे बर्तनों की दुकान देखती है, जहां पर कांच के बने हुए मसाले के सुंदर सुंदर डिब्बे थे, जिसे देख ये सुंदर सुंदर कांच के डब्बे कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर इनके अंदर मैं मसाले डालूंगी तो मेरे मसाले भी कितने सुंदर लगेंगे। काश मैं भी कांच के डब्बे को खरीद पाती। सरिता उन्हें देखकर घर आती है और रात में अपने पति को इस बारे में बताती है। मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ वहां पर कांच के मसाले के डिब्बे भी बनते हैं। कई सारे छोटे बड़े कांच के टुकड़े यूं ही बेकार में पड़े रहते हैं। कल मैं खाने के बाद उन कांच के टुकड़ों से तुम्हारे लिए ऐसे कांच की बोतल बनाकर ले आऊंगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ, सच कह रहा हूं। अगले दिन भुवन अपनी फैक्ट्री में लंच टाइम पर छोटे बड़े कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें पिघलाकर सांचे और मशीनों की मदद से छोटे छोटे गिलास के डिब्बे बना लेता है और शाम को घर लाकर सरिता को देता है। ये कांच के डब्बे तो कितने सुंदर हैं। ये तो उस दुकान वाले से भी ज्यादा अच्छे हैं। अब तो मैं इनमें अपने सारे मसाले रखूंगी। आटा और चावल रखने के लिए भी ये थोड़े बड़े डिब्बे लेकर आया हूँ। इसमें आराम से आटा चावल रख लेना। इससे अब चूहे तुम्हारे मसाले की पन्नियों को फाड़ेंगे नहीं। सरिता आटा चावल मसाला उन कांच के डिब्बे में भरकर रख देती है, जिससे उनकी रसोई की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सरिता जब फिर से एक बार और सब्जी लेने के लिए मंडी गई होती है तो उसी कांच के बर्तन की दुकान पर उसे कांच की प्लेट, कटोरा, चम्मच, गिलास देखते हैं, जिसे देखकर वो भुवन को बताती। और अगले दिन भुवन फिर से बेकार पड़े कांच के टुकड़ों से अपने घर के लिए कुछ कांच के बर्तन बनाकर लाता है। और आज पहली बार पूरा परिवार अपनी अपनी कांच की प्लेट में बैठकर खाना खाता है। ये कांच की प्लेट कितनी ज्यादा सुंदर है ना। इसमें तो खाना खाने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अब तो मैं रोज इसी प्लेट में खाना खाऊंगी। भैया, आपने सच में काफी सुंदर कांच के बर्तन बनाए हैं। मुझे नहीं पता था कि आप फैक्ट्री में इतने अच्छे कांच के बर्तन बनाते हैं। कांच के ही सही, लेकिन हमारे घर में गिनती के बर्तन तो हैं। अब आराम से पका भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। जब भी फैक्ट्री में टूटा फूटा कांच निकलता तो अक्सर भुवन उसे पिघलाकर उससे कांच के बर्तन बनाकर घर ले आता, जिससे अब सरिता के घर में ढेर सारे कांच के बर्तन हो गए थे। आज सरिता के घर उसके पड़ोस में रहने वाली मेघा आती है और जब मेघा सरिता के घर पर ढेर सारे कांच के बर्तन देखती है तो अरे वाह सरिता बहन, तुम्हारे घर में तो काफी सारे कांच के बर्तन हैं। कुछ बर्तन मुझे भी दे दो, भले ही बदले में पैसे ले लेना। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें जो भी बर्तन पसंद है तुम वो रख लो। मेघा 3 से 4 बर्तन कांच के उठा लेती है और सरिता को उसके बदले पैसे दे देती है, जिससे अब सरिता को कमाल का आइडिया आता है और वो अपने पति से ढेर सारे कांच के बर्तन मंगवाकर उन्हें ठेले पर बेचना शुरू करती है। ये कटोरा देखो कितना सुंदर है ना। इस कांच के कटोरे को मैं अपने डाइनिंग टेबल के बीचों बीच रखूंगी, फ्रूट्स डालकर। कितना अच्छा लगेगा ना। अरे जरा कांच की क्रॉकरी तो देखो कितनी अच्छी है और डिजाइन भी कितने प्यारे प्यारे हैं। कितने की है क्रॉकरी सेट? छोटा वाला 400 का है और बड़ा वाला 500 का है। और कांच के बर्तनों की दुकानों के मुकाबले सरिता सभी ग्राहकों को 100 रुपए 50 रुपए का डिस्काउंट देकर सामान बेचती है, जिससे अब सरिता ने भी पैसे कमाने का नया जरिया ढूंढ लिया था। और अब वो कम पैसों में कांच के बर्तन बेचकर धीरे धीरे पैसे जोड़ने शुरू कर देती है। कुछ ही वक्त में सरिता के पड़ोस के आधे से ज्यादा लोग उससे कांच के बर्तन खरीदने लगते हैं। वहीं कुछ पड़ोसी जिनसे सरिता पहले आए दिन बर्तन मांगने के लिए जाया करती थी, वही पड़ोसी अब सरिता से काफी जल जाते हैं। मैं तो कभी नहीं इसके ठेले से कांच के बर्तन लूंगी। मैं तो अभी भी बाहर ऑनलाइन ही ब्रांडेड कांच के बर्तन मंगवाती हूँ। जहां भुवन टूटे फूटे कांच को पिघलाकर बर्तन बनाता था तो वहीं सरिता उसे बेचकर पैसे कमाती थी, जिससे अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे उनकी माली हालत भी ठीक होती है। शुभांगी, रेवा, तुम दोनों के नए नक्श बहुत सुंदर हैं। वैसे तो मैंने ब्राइडल मेकअप किए हैं, लेकिन तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत दुल्हन नहीं देखी। थैंक यू सो मच मोना, इट मीन्स अ लॉट। वैसे तुम दोनों आज खुश तो बहुत होगी, क्योंकि तुम दोनों का सपना था एक ही घर में शादी करने का, और आज तुम दोनों एक ही ससुराल में शादी करके देवरानी जेठानी बनकर जा रही हो। मगर मैंने सुना है तुम्हारे ससुराल में पूरे 50 लोग हैं। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में कैसे एडजस्ट करोगी? अपनी मेकअप वाली सहेली मोना की बात पर रेवा चैन भरी मुस्कुराहट से कहती है,
मोना, आजकल की लड़कियां जॉइंट फैमिली में शादी करने से बचती हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में शादी करने का बहुत फायदा है। एक पूरा भरा पूरा ससुराल मिलता है और हमारी ससुराल में कितनी सारी औरतें होंगी, ताई जी, काकी माँ, सासू माँ, नंदे, दादी, सब मिलजुल कर हाथ बटाकर काम करेंगी। थोड़ी खट्टी मीठी नोकझोंक होगी, खुशियां होंगी। थोड़ी देर में रेवा शुभांगी शादी के जोड़े में मंडप में आ जाती हैं। तभी गाजे बाजे के साथ 50 मर्दों से भरी बारात आती है, जिसमें बूढ़े, दादा, ससुर लुंगी लहराते हुए नाचते हैं। ढली जाए रे जवानी इंतजार में, तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, आहा कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। तभी आरती की थाली लेकर बारातियों के स्वागत में खड़ी दुल्हन की माँ मोहिनी गुस्से में झल्ला जाती है। तौबा तौबा, ये दूल्हे का दादा ससुर कितना ठरकी आदमी है। एक पैर कब्र में पड़ने को है और इसको बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है। ऊपर से बारात में एक भी औरत नजर नहीं आ रही है, मर्द ही मर्द भरे हैं। जैसे ही मोहिनी इस बारे में लड़के वालों से बातचीत करती है तो ससुर बनवारी कहते हैं। अरे समधन जी, वो दरअसल हमारे यहाँ का रिवाज है। बारात में औरतें नहीं आती हैं, पीढ़ियों से यही परंपरा चली आ रही है। अच्छा ठीक है समधी जी। जी जी। अरे पंडित जी मंत्र पढ़िए, फिर हम बारात वालों को दुल्हन लेकर लौटना है। शुक्र है भगवान का, बात संभल गई, नहीं तो भेद खुल जाता तो मेरे दोनों बेटों का घर बसते बसते रह जाता। आखिर बनवारी ऐसी कौन सी सच्चाई को पर्दे में छुपाए हुए हैं, जहां धूमधाम से शादी करके शुभांगी रेवा देवरानी जेठानी बनकर ससुराल में आती हैं। तभी पड़ोसन उन्हें घूरते हुए खुसर फुसर करना चालू कर देती हैं। तौबा तौबा कोकिला बहन, पता नहीं कौन से माँ बाप ने अपनी लड़कियों का ब्याह ऐसे मर्दों से भरे ससुराल में रचा दिया। और शीला बहन, तुम नहीं जानती आजकल की लड़कियां बड़ी कामचोर होती हैं, इसीलिए तो सास बिना ससुराल चुना है दोनों ने। ससुराल के सभी मर्दों का कान उनकी बातों में लगा था। तभी ताया ससुर लखन ने कहा, अरे ओ मोहित, जा बाहर का पाला मार कर आ जा, वरना ये पड़ोसन ताका झांकी करेंगी। अरे ओ नंबर 10 और 12, आरती और आलते की थाली मांगी थी, कहाँ रह गए? बस ला रहे हैं पिताजी। हाँ पिताजी ला रहे हैं। दोनों आरती आलते की थाली लाकर देते और बनवारी दोनों बहू का स्वागत करता है। 50 मर्दों के बीच दोनों देवरानी जेठानी अंदर ही अंदर हिचकिचाहट से भरी थी। हे भगवान, इस घर की सारी लुगाई पता नहीं कहाँ लापता है, जो जिम्मेदारी सास ननद को निभानी थी ससुर देवर निभा रहे हैं। आओ बहू आओ, तुम दोनों देवरानी जेठानी कलश गिराकर अपने ससुराल में कदम रखो। जी ससुर जी। 50 मर्दों के बीच में खड़ी दोनों देवरानी जेठानी के हाथ पैर फूल रहे थे। तभी मंजले चाचा ससुर हरिंदर ने कहा, अरे भाई, अब दोनों देवरानी जेठानी खजूर के पेड़ की तरह तनी खड़ी रहोगी क्या? आशीर्वाद लो सबके। जी 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 चाचा जी। दोनों चाचा, काका, जेठ ससुर, ताया ससुर सबके आशीर्वाद लेती हैं और अंत में बारी आती है दादा ससुर की। खूब खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब जल्दी से तुम दोनों देवरानी जेठानी बस मुझको मेरा पड़ पोता दे दो। यह सुनकर दोनों देवरानी जेठानी शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। दादाजी, हम दोनों थक गई हैं, क्या हम कमरे में चली जाएं? क्यों नहीं रेवा भाभी, हम आपको ले चलते हैं। आधे दर्जन देवर दोनों देवरानी जेठानी का हाथ पकड़े उन्हें कमरे तक छोड़ने जाते हैं। दोनों खूब भड़की हुई थी। हे भगवान, ये मेरे देवर आदमी है या पैजामा? मैं बार बार हाथ छुड़ा रही हूँ, बार बार हाथ पकड़ ले रहे हैं, जैसे कि मेरे पति लग रहे हो। कमरे के अंदर आकर दोनों देखती हैं कि उनके देवर, जेठ, चाचा, ताऊ सब सजावट में जुटे हुए। तभी काका ससुर धनपत कहते हैं, धत तेरे की। अरे ओ लड़को, तुम दोनों को कहा था ना कि दोनों देवरानी जेठानी को दरवाजे पर ही रोक के रखना। सारा सरप्राइज वहां चौपट कर दिया। कोई नहीं काका, भाभी देखिए, हमने आपका कमरा सजा दिया है, आपको पसंद आया? जी जी, अच्छा है कबीर भैया। रेवा को असहज महसूस होते देखकर ताऊ ससुर कहते हैं, अच्छा बहू, तुम आराम करो, हम चलते हैं। सभी मर्दों के कमरे से निकलते ही जेठानी देवरानी गुस्से में उबलते हुए दरवाजा भेड़ लेती हैं। भैंस की आंख, अब तो इन मर्दों ने हद ही मचा दी है। पता नहीं सासू माँ, ननद जी, ताई जी सब कहाँ हैं? जेठानी रेवा खुद में बड़बड़ा ही रही होती है। तभी फिर से खटखट होती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो सामने दादा ससुर दूध से भरा ग्लास लेकर खड़े थे। दादाजी, आप यहाँ? अरे ये लो बहुरिया, ये दूध शुभम को पीने को दे देना, बादाम केसर मलाई डालकर बनाया है। जी अच्छा। थोड़ी देर में जैसे दोनों देवरानी जेठानी के पति कमरे में आते हैं तो वो झगड़ पड़ती हैं। शुभांगी, तुम इतनी भड़की हुई क्यों हो? मार क्यों रही हो? तुम पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे घर की सारी औरतें अनशन पर चली गई हैं क्या?
50-50 मर्दों से भरे ससुराल में हमें कितना अजीब लग रहा है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ शुभांगी, मगर तुम्हारे ससुराल में एक भी औरत नहीं है, यही सच्चाई है। सच्चाई पर से पर्दा उठते ही दोनों को सदमा सा लगता है। बिना औरतों के ससुराल में हम नहीं रह सकते, मुझे जाने दो शुभम। रेवा रुक जाओ प्लीज। बरसों के बाद हम मर्दों से भरे परिवार में औरतें आई हैं। सुना है औरतें घर को संजो कर रखती हैं। मेरा बिखरा हुआ घर बसा दो। कहते कहते शुभम की आंखें डबडबा जाती हैं, जैसे उसके टूटे दिल से शब्द बाहर निकल रहे थे। दोनों देवरानी जेठानी अपना फैसला बदल कर ठहर जाती हैं। सुबह जब दोनों कमरे से बाहर आती तो बिखरा घर देखकर हक्की बक्की हो जाती है। बाप रे, ये घर है या कूड़ादान, कितनी गंदगी मची है। जेठानी जी, इस घर की सफाई करते करते हमारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। कर भी क्या सकते हैं, 50-50 मर्दों से भरा ससुराल है। मर्द घर को संभाल लें तो औरत की जरूरत ही क्या है। हम दोनों को मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाना है। दोनों बेचारी सफाई में भिड़ जाती हैं। कोने कोने में कई जगह पान तमाकू थूका देखकर शुभांगी को घिन चढ़ जाती है और कुछ देर बाद सफाई करके मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई। अभी तो 50-50 मर्दाने लोगों का खाना भी तैयार करना है। दोनों जैसे रसोई में पहुंचती तो मिट्टी का चूल्हा देखकर माथा पीट लेती हैं। गई भैंस पानी में। आज के मॉडर्न गैस चूल्हे के जमाने में हमारे ससुराल में मिट्टी का चूल्हा है, हमें धुएं में खाना बनाना पड़ेगा। तभी बाहर से दादा ससुर सख्ती भरे मिजाज में फरमाइश लेते हैं। अरे ओ दोनों देवरानी जेठानी, अगर खाना में चावल उबाल कर मत लाना, क्योंकि घर का सारे मर्द चूल्हे की रोटी खाना के शौकीन है। गर्मा गर्म रोटी और बढ़िया दम आलू बनाना। लग गई लंका। 50 मर्दों के लिए रोटी बनाना राय का पहाड़ बनाने जितना मुश्किल है। शुभांगी, मुझे तो अभी से ही चक्कर आ रहे हैं। कहां से कहां हम इस 50 मर्दों से भरे ससुराल में आकर फंस गई हैं। हमारे भाग ही फूटे थे। देवरानी गुस्से में परात भरकर आटा गूंथती है और जेठानी सब्जी काटती है। कई बार तो चूल्हे की रोटी बनाते हुए बेचारियों का हाथ भी जल जाता है। फिर 50 को परोस कर भी देना पड़ता है। वाह भाई, मानना पड़ेगा, तुम दोनों देवरानी जेठानी ने बढ़िया दमदार खाना बनाया है। पापा, घर में औरतों के होने का यही तो सुख होता है। भाभी, इसके बाद मेरे कॉलेज के सारे कपड़े धो देना। ठीक है देवर जी, आप निकाल कर दे देना। बहू, जब अपने देवर के कपड़े धुल लोगी तो मेरी 10-12 धोती मैले हो गई हैं, उसे भी धो देना। 10-12 धोती? हमने तो जैसे धोबी घाट खोला है ना। सारे मर्दाने अपने मैले कपड़े इकट्ठा कर देते हैं। दोनों देवरानी जेठानी आंगन में थापी से पटक पटक कर कपड़े धोती हैं। वहीं पड़ोसन को खिला चुटकी लेती है। और तुम दोनों देवरानी जेठानी की मजे में तो कट रही है ना। मर्दों से भरे ससुराल में एक धोबी नहीं लगवा सकते क्या? आग लगे इनकी कमाई में। हाँ आंटी जी, आप होती कौन है हमारे घर के मर्दों के खिलाफ अपशब्द बोलने वाली? अपने काम से काम रखिए। भलाई का तो जमाना ही नहीं है भैया, नेकी कर दरिया में डाल। बड़बड़ाते हुए कोकिला मुंह टेढ़ा करके अंदर चली जाती है। वहीं चाचा ससुर उनकी बातें सुन लेते हैं। ऐसे ही 50 मर्दों से भरे ससुराल में दोनों देवरानी जेठानी का दुख भरा वक्त गुजर रहा था। दोनों अपनी परेशानी खुलकर किसी से कह भी नहीं पाती थी। फिर एक सुबह सुबह दादा ससुर खाना बनने में देरी हो जाने पर भड़क जाते हैं। अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी को समय का तकाजा नहीं है, इतनी देर से क्यों उठी हो? दादाजी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ इसीलिए देरी हो गई। अरे देखने में तो दोनों चंगी भली लग रही हो, तुम लगाइयों के बहाने बड़े होते हैं। ससुराल के मर्दों से खरी खोटी सुनकर दोनों आंखों में आंसू लेकर किचन में आकर काम में लग जाती हैं। आज अगर हमारे ससुराल में औरतें होती तो खुलकर कह पाती कि हमें माहवारी शुरू हो रही है। अपना दर्द हम किससे बांटे? हमारे ससुराल के मर्दों को बस अपनी सेवा पानी से मतलब है। रसोई के दरवाजे पर खड़े ससुर ये सुनकर बाहर जाकर सबको बताते हैं, जिससे ससुराल के सभी मर्द शर्मिंदगी से भर जाते हैं। अगले दिन जब दोनों देवरानी जेठानी उठती हैं तो देखती हैं कि कुछ मर्द सफाई में जुटे हैं। देवर नाश्ता बना रहे थे, दादा ससुर आरती कर रहे थे। बहू, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारी समस्या को समझा नहीं। हम मर्द तुम्हारी सास की जगह तो नहीं ले सकते, मगर पिता, भाई और दादा तो बन सकते हैं। ये सुनकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं और दोनों अंत में मर्दों से भरे ससुराल में घुल मिल जाती हैं।